हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स के थर्ड सेमेस्टर का जेंडर इकोनॉमिक्स। तो जेंडर इकोनॉमिक्स में भी हम यूनिट नंबर 5 आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यूनिट नंबर 5 को मैंने कम्प्लीटली एनालाइज करने के बाद ही ये वीडियो बनाई है एंड कंप्लीट यूनिट नंबर 5 मैं आप लोगों के लिए इस एक यूनिट में लेकर आई हूँ, इस एक वीडियो में लेकर आई हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, आपने ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे मेंशन डेफिनेटली करने हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स लगे हैं आपके 5th यूनिट में, ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए आप इसे अपने क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो। तो आपका जो यूनिट नंबर 5 है वो मेजरली बात करता है जेंडर पॉलिसीज़, जेंडर बजटिंग एंड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के बारे में। So without wasting any time, let's discuss the concept of gender policies firstly. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि आज की डेट में भी महिलाओं और पुरुषों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा असमानताएं पाई जाती है, फिर चाहे वो आर्थिक लेवल पर हो, आपके सामाजिक स्तर पर हो या फिर राजनीतिक स्तर पर हो। महिलाएं एवं पुरुष जो है आज की डेट में भी उतने ज़्यादा इक्वल नहीं है जितने होने चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए जब महिलाओं एंड पुरुषों को समानता दिलाने के लिए, मतलब इन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए जब पॉलिसीज़ बनाई जाती है तो उसे हम जेंडर पॉलिसीज़ कहते हैं, ठीक है ना। अब जो जेंडर पॉलिसीज़ होती है उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य होता है कि विमेन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड, मतलब महिलाएं जो है एम्पावर हो जाती है, सशक्तिकरण महिलाओं का होता है इन जेंडर पॉलिसीज़ के द्वारा। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप ये पॉइंट्स जो है अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो, अपने एग्जामिनेशन में इन्हें मेंशन कर सकते हो। बट अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं आप लोगों के लिए पॉइंट साथ साथ में बता रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया है विमेन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड, इसका मतलब है महिला सशक्तिकरण और आजीविका। अब सेकंड चीज़ है हमारी विमेन राइट्स एंड असेस टू जस्टिस, मतलब महिलाओं के जो अधिकार है एंड न्याय है, महिलाओं को अधिकार मिलते हैं एंड न्याय मिलता है किसके द्वारा, इस जेंडर बजटिंग के द्वारा या फिर जेंडर पॉलिसीज़ के द्वारा, ठीक है ना। सॉरी, जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे जेंडर पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड पॉइंट आपका आएगा महिला अधिकार और समान न्याय, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विमेन लीडरशिप एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, मतलब इसका कहने का मतलब ये है महिला नेतृत्व एवं जवाबदेही शासन। उसके बाद है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन, मतलब महिलाओं को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, समान अवसर मिलेंगे जितने कि पुरुषों को मिलते हैं, किसके द्वारा, हमारे जेंडर पॉलिसीज़ के द्वारा। देखिए, अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो लिख लीजिएगा महिलाओं के लिए समान आर्थिक अवसर, ये है इसका फोर्थ पॉइंट का मतलब कि महिलाओं को जो है समान आर्थिक अवसर प्रदान किए जाएंगी। उसके बाद है जेंडर रोल एंड रिलेशंस, इसका मतलब है लिंग भूमिकाएं एवं संबंध, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य हमारी जेंडर पॉलिसीज़ के। इसमें कुछ भी नहीं है समझने लायक, बस चीज़ें सिर्फ इतनी है कि जब हमारी जेंडर पॉलिसीज़ बनाई जाती है तो उससे क्या होता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, महिलाएं जो है अपने राइट्स एंड जस्टिस के प्रति जो है अवेयर होती है, महिलाओं का जो है लीडरशिप में योगदान होता है, महिलाएं जो है गवर्नेंस में आगे आती है एंड महिलाओं को जो है समान आर्थिक अवसर मिलते हैं, उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है जेंडर इक्वेलिटी लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, कैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है, या फिर कैसे जो है इंडिया में जेंडर इक्वेलिटी को लाने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रावधान हमारे पास आता है महिला आरक्षण विधेयक 2023। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक 2023 की अगर मैं बात करूँ तो अभी हाल ही में ये विधेयक पारित हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं को जो है राज्यसभा
लोकसभा एंड दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है इस महिला आरक्षण विधेयक के द्वारा। और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, जो कि भारत के संविधान में जो है 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है। ठीक है ना, मतलब 128वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इस महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया है। तो इससे क्या होगा कि राज्यसभा एंड लोकसभा में महिलाओं की जो सीटें जितनी पहले आवंटित थी उससे ज़्यादा अब उनको जो है आरक्षण दिया गया है। उसके बाद है आपके पास कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कानून लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, आपको पता होगा 2014-15 में ये लाया गया था। एंड उसके बाद है वन स्टॉप सेंटर योजना। वन स्टॉप सेंटर योजना का मतलब है आपके पास कि ये एक ऐसी योजना है जो कि 2015 में लाई गई थी। इसको आप सखी योजना भी बोलते हो, सखी योजना याद रखना है। एंड ये सखी योजना जो है क्या बताती है, ये है आपके पास कि ऐसी महिलाएं जिनके साथ हिंसा होती है, मतलब जो महिलाएं हिंसा का शिकार हुई है, तो उनका समर्थन करने के लिए एंड उनको सहयोग देने के लिए जो है ये वन स्टॉप सेंटर योजना लाई गई थी। एंड उसके बाद है हमारे पास महिला हेल्पलाइन योजना। अब महिला हेल्पलाइन योजना जो है आपके पास ये भी 2016 में आई थी। एंड आपको पता होगा कि 1091 ये देखिए 1091 ये है हमारा महिला हेल्पलाइन नंबर, जिस पे कॉल करने के बाद हम जो है महिला उत्पीड़न या फिर हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है उसकी शिकायत हम इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है ना, 1091। उसके बाद है हमारा महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र जो आपके पास स्कीम थी ये 2017 में आई थी। एंड ये जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल सिखाने के लिए एंड महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ये जो महिला शक्ति केंद्र स्कीम है वो लाई गई थी। तो देखिए, पहला हमने बात की है महिला आरक्षण विधेयक 2023 की, उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर है वन स्टॉप सेंटर योजना, उसके बाद है महिला हेल्पलाइन योजना, फिर है महिला शक्ति केंद्र। ठीक है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट महिला आरक्षण विधेयक 2023, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट मेंशन करते हो तो आपके एग्जामिनर को पहले ही पता लग जाएगा कि बच्चे को हर एक चीज़ का नॉलेज है, बच्चे को जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में मेंशन करनी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मैंने इसको कहा था। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स हम अपना सकते हैं जिसके द्वारा जो है जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि इंडिया में कौन कौन से उपाय किए गए हैं जेंडर इक्वेलिटी के लिए। अब हमने देखना है कि एक ग्लोबल लेवल पे या फिर हर एक सामाजिक लेवल पे हम कैसे जो है जेंडर इनइक्वेलिटी को ख़त्म कर सकते हैं एंड जेंडर इक्वेलिटी को कायम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एक स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके एमए के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके यूजीसी नेट सेट एंड आपके जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी ये जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जेंडर बजटिंग का मतलब होता है कि जब किसी देश का बजट बनाया जाता है तो देश के बजट में महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो है, महिलाएं एवं शिशु, उनके कल्याण के लिए जो है कुछ अलग से धन रखा जाता है, मतलब स्पेशली जो धन है वो आवंटित किया जाएगा महिलाओं और बच्चों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं जेंडर बजटिंग। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि जेंडर बजटिंग आपके पास महिलाओं के लिए अलग बजट बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए अलग बजट इसमें नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो बजट ऑलरेडी बनाया गया है उसी में महिलाओं एंड बच्चों के लिए जो है कुछ धन आवंटित किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं जेंडर बजटिंग। उसके बाद है हमारा जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस यूनिट नंबर 5 में। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि ना सिर्फ महिलाओं के लिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बात करता है कि ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए जो है समान अवसर मिलने चाहिए एंड दोनों के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन का कल्याण कर सके, जिससे कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा हो सके। मतलब आपने ध्यान रखना है कि जेंडर बजटिंग जो बात करता है वो बात करता है कि बजट में महिलाओं के लिए जो है अलग धन रखा जाएगा, एंड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो बात करता है ये बात करता है कि महिलाओं एंड पुरुषों दोनों की बात करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इक्वल मैटरनिटी लीव इन ऑल द सेक्टर्स। मतलब कि हम
जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे जो ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में बल्कि हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सभी टाइप्स के सेक्टर्स में मैटरनिटी लीव जो है सेम मिलनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है 6 मंथ की लीव मिलती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव आई होप आपको पता होगा कि जब कोई लेडी जो है एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है उस वक्त उसे जो है 6 मंथ की लीव मिलती है, ठीक है। तो ये लीव ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सभी सेक्टर्स में समान मिलनी चाहिए, तभी हम जो है जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो है वेजेस कम दी जाएगी एंड पुरुषों को जो वेजेस है वो ज़्यादा दी जाएगी। हालांकि काम दोनों इक्वल करते हैं, काम दोनों समान करते हैं, ठीक है। तो ये लेबर रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि अगर महिला एंड पुरुष जो है एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों को मजदूरी भी एक जैसी मिलनी चाहिए, दोनों को वेजेस जो है एक जैसी ही मिलनी चाहिए। तो ये थे आपके पास कुछ एक मेथड्स जो कि हमारी जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए एंड जेंडर इक्वालिटी को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। एंड यस, ये जो वीडियोस बनाने का मेरा मकसद है माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ इतना सा है कि अभी आपका जो CBCS का सिलेबस है वो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपका अभी आपके पास बुक्स एंड मटेरियल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड क्योंकि आपके एग्जामिनेशन अब बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं, नज़दीक अभी 12 ऑफ दिसंबर के बाद आपके एग्ज़ाम्स है, तो आपके पास अभी ना तो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में और ना ही इसका ज़्यादा मटेरियल आपके नेट पर अवेलेबल होता है। इसीलिए मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी आपको ना फेस करनी पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।